हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का ग्रैंड वेलकम है साथियों, ग्रैंड वेलकम है। और बात करेंगे यूपी जीआईसी प्रवक्ता वैकेंसी से जुड़ी हुई एक बहुत ही कह सकते हैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जो सबसे कह सकते कि वृहत सब्जेक्ट माना जाता है आर्ट्स स्ट्रीम का। बात करेंगे इतिहास का सिलेबस क्या है, और सिलेबस को इतने आसानी से हम लोग समझेंगे कि आपका सारा टेंशन आज के बाद खत्म हो जाएगा ना। प्री भी निकलेगा, मेन भी निकलेगा, बिल्कुल बेस्ट प्लान आपको देंगे। हिस्ट्री का, इतिहास की तैयारी आपको कैसी करनी चाहिए, इतिहास में आप किस प्रकार सफल हो सकते हैं और जीआईसी लेक्चर आप बन सकते हैं। तो चलिए ज्यादा विलंब न करते सीधे आते हैं टू द पॉइंट। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जहां पे आप इतिहास के सीटों को देखें। इतिहास में कितनी सीटें हैं? इतिहास में अगर पुरुष वर्ग में देखें तो पुरुष वर्ग में आपको यहां सीटों की संख्या दिख जाएगी टोटल 41। कितना हो गया? 41। याद रखिएगा, पुरुष वर्ग में 41 है। अगर हम महिला वर्ग में देखें, आपको पता है वैकेंसी पुरुष और महिला अलग अलग आए हुए हैं। अब देखिए यहां पर जो महिला वर्ग में है, यहां पर भी अच्छी खासी सीटें हैं। यहां पर 34 है। महिला वर्ग में कितना है? 34। महिला वर्ग में कितना है? 34। तो उधर कितना था? 41 और यहां आ गया 34। इसके बाद और भी है, ठीक है। 41 प्लस 34 आप यहां पर कर लीजिए, तो ये 5 हो गया और ये 7, तो 75 अभी तक आपके पास सीटें दिख रही है। 75 काफी कह सकते हैं कि ज्यादा सीटें है ना, इसको कम नहीं मान सकते आप। 75 हो गया। और यहां पर फिर देखिए जो दृष्टि बाधित है, यानी कह सकते हैं कि दिव्यांग है, वहां पर भी 3 सीटें हैं। तो 75 और 3 78, और इस प्रकार 80 के लगभग सीटें हैं। जीआईसी लेक्चरर, जीआईसी प्रवक्ता की में आपके विषय की लगभग 80 सीटें हैं, ठीक है। सभी का मिला, पुरुष, महिला और दिव्यांगजनों का मिला के लगभग 80 सीटें हैं। तो इन सीटों में आपको एक सीट अपना पक्का करना है। इसके लिए क्या कर, सबसे पहला आपको पहला कड़ी है सिलेबस को अच्छे से समझना। सिलेबस को समझना, स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनाना, उसी को देखकर है ना कैसे हम सफल हो सकते हैं, ठीक है। इस स्ट्रैटेजी के साथ हम लोग बात करेंगे क्या हमारा तकनीक हो सकता है। तो चलिए सीधे आते हैं सिलेबस पर। और बता दूं कि सिलेबस देखा जाए तो और भी जो होता है ना, यूजीसी नेट का हो या अदर स्टेट में होता है, उससे छोटा ही सिलेबस लग रहा है ना, उससे छोटा ही सिलेबस है। बहुत वास्ट सिलेबस को नहीं बनाया गया है। सिलेबस को अगर अच्छे से आप देखिएगा तो बहुत बड़ा सिलेबस ये नहीं है, ठीक है। जिस प्रकार इतिहास एक बड़ा सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग सिलेबस को कम ही रखा गया है। सबसे पहले इतिहास में क्या दिया है, यहाँ पर भौगोलिक विशेषता है, जहां पर प्राचीन इतिहास के साधन पुरातत्व, साहित्य और विदेशी, यानी हम प्राचीन भारतीय इतिहास को जो जानते हैं उसके क्या स्रोत हैं, है ना, उसके सोर्सेस क्या हैं। तो 3 टाइप के होते हैं आपका। पुरातात्विक स्रोत है, आर्कियोलॉजी बेस्ड है, फिर आपका साहित्यिक स्रोत है, और विदेशी यात्रियों का विवरण है। इसके बाद इसी में अलग अलग यूनिट बांटा गया है। ये आपका मेन हो गया टॉपिक, इसमें अलग अलग यूनिट है। जैसे आपका पुराैतिहासिक, यानी आपको यहाँ पर पाषाण काल पढ़ना है, ताम्र पाषाण काल पढ़ना है, कांस्य और लोह, है ना। पाषाण काल क्या है, ताम्र पाषाण काल क्या है, कांस्य युगीन सभ्यता क्या है, लोह युगीन सभ्यता क्या है, इसके बारे में। प्राक इतिहास में आगे बढ़ेंगे तो आपको फिर यहाँ पर नदी घाटी सभ्यता, जिसमें आपको हड़प्पा सभ्यता, जिसको सिंधु नदी घाटी सभ्यता कहते हैं, और यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्ट्रक्चर आपको, पूरा हड़प्पा सभ्यता पूरा डिटेल्स में पढ़ना। देखिए हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ कितना चीज है यहाँ पे। इसके बाद बहुत सारे पॉइंट, नगर योजना, आवासीय भवन, स्वास्थ्य, नाली व्यवस्था, विशाल स्नानागार, अन्न भंडार, यहाँ तक आपको हड़प्पा से ही जुड़ा चीज है। हड़प्पा का फिर पतन का कारण, यानी हड़प्पा सभ्यता का पूरा डिटेल्स में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। तो इसके बाद गौ नंबर है वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति में भी जितने सारे पॉइंट है, इससे ये लग रहा है वैदिक संस्कृति को भी अच्छे से करना होगा, आपको पूरा डिटेल्स में करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो संहिताएं हैं चारों वेद के बारे में, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, है ना, धर्मशास्त्र, वेदांग। इसके बाद प्रारंभिक वैदिक संस्कृति यानी ऋग वैदिक काल, फिर उत्तर वैदिक काल के बारे में भी आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। अगर यूनिट 1 हो गया, ये कौन सा यूनिट था भाई, ये यूनिट 1 था। तो यूनिट 1 में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ा है, एक आपका पूरा प्रागैतिहासिक काल, उसको बोलिए प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज, जहां पे हम लोग पाषाण काल, ताम्रपाषाण और कांस्य युगीन सभ्यता, लोहयुगीन सभ्यता पढ़ेंगे। इसमें फिर प्राक इतिहास में जहां हड़प्पा
पढ़ेंगे और गौ नंबर में आपका वैदिक संस्कृति, यानी यूनिट 1 में तीन टॉपिक हैं, प्राग इतिहास, इसके बाद आपका हड़प्पा और फिर वैदिक। अब चलिए यूनिट 2 में, और ये तीनों इंटरेस्टिंग है। इसमें से आपने अगर किसी को हार्ड लगे आप प्राग इतिहास को स्किप कर सकते हैं, वहां से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाइए 1 से 2 प्रश्न आते हैं। तो आप स्मार्ट स्टडी वाले जो बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, प्राग इतिहास को छोड़ देंगे, हड़प्पा और उत्तर वैदिक, हड़प्पा और वैदिक काल को पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत रटने वाला चीज है, बहुत कुछ इंटरेस्ट भी, जिसको ना पढ़ाई में थोड़ा रस होना चाहिए, थोड़ा उसमें इंटरेस्ट पैदा होना चाहिए, ये आपको इंटरेस्ट नहीं देगा प्रागैतिहासिक काल। तो क नंबर को छोड़ के आप सिर्फ हड़प्पा और यहाँ पर वैदिक काल को देखकर आप आगे बढ़ सकते हैं। ये दोनों आपको अच्छा स्कोरिंग है और इससे आप काफी फेमिलियर, बार बार इसको पढ़ते भी हैं जीके वगैरह में भी। अब देखिए यूनिट 2 में जो है सिर्फ एक ही चीज है आपका धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन जो प्राचीन भारत में हुए थे, जिसमें कौन कौन सा है आपका जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म और शैव धर्म। इन चारों धर्मों के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। जैसे जैन धर्म का विकास कैसा हुआ महावीर स्वामी के नेतृत्व में, गौतम बुद्ध के नेतृत्व में बौद्ध धर्म का विकास हुआ, वैष्णव धर्म का क्या स्ट्रक्चर था, किस प्रकार डेवलपमेंट हुआ, शैव धर्म कितने टाइप का था, इन सभी के बारे में पढ़ना होगा। यूनिट 2 कंप्लीट। यूनिट थर्ड देखिए आपका क्या है, 600 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक आपको यहाँ पर देखना है। बहुत सारे राजवंश आपको मिलेंगे और ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए। 600 ईसा पूर्व से हमको 1200 ईस्वी तक आना है, ईसा पूर्व से ईस्वी तक आना है, यानी देखा जाए तो आपको यहाँ 1800 सालों का इतिहास पढ़ना है। 1800 सालों का इतिहास आपको पढ़ना है, यानी ये जो आपका यूनिट है ना, यूनिट काफी लंबा रहने वाला है और यहाँ से काफी ज्यादा प्रश्न बनते हैं यूनिट 3 से। यूनिट 3 में आप देखिए कौन कौन सा है। पहले तो 16 महाजन पद पढ़ना होगा, इसके बाद 16 महाजन पद में मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ, फिर साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश और पूरा मौर्य वंश फिर आपको डिटेल्स में पढ़ना है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, गुप्त वंश, चंद्रगुप्त प्रथम से स्कंदगुप्त, यानी देखा जाए तो गुप्त वंश और मौर्य वंश दो यहाँ पर आपका मेन है। बाद बाकी आपका शक, पहलव, कुषाण, ये भी आपका क्वेश्चन कुछ बनेगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर आपको 18 सालों का इतिहास पढ़ना है, मतलब बहुत सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा। अब देखिए उत्तरी भारत में 500 ईस्वी से 650 ईस्वी तक उत्तर गुप्त, यानी जो आपका गुप्त का साम्राज्य का पतन हुआ, जो छोटे छोटे राजवंश बने, जिसमें हर्षवर्धन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पर पढ़ना होगा। गुप्त वंश के पतन के बाद जो छोटे छोटे राजवंश बने, उसमें आपका शुंग है ना, आंध्र सातवाहन है, मोखरी, पुष्यभूति, गुर्जर प्रतिहार, चंदेल, यानी छोटे छोटे राजवंशों को यहाँ पर पढ़ना है। मिला जुलाकर यूनिट 3 काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, तो यूनिट 3 पे बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना है। तो मैं साइड में लिख देता हूँ, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, PVI, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से करना है, ठीक है, जितना क्वेश्चन बन सकते हैं उसको बनाना है। यूनिट 4 देखिए आपका प्राचीन समाज, वर्ण, जाति, आश्रम, पुरुषार्थ, संस्कार। यहाँ पे यानी क्या पूछा जरा आपका, गुप्त काल में, मौर्य काल में सामाजिक व्यवस्था, बेसिकली प्राचीन समाज। पहले जब आप हड़प्पा की बात करें, वैदिक की बात करें, तो विशेष वहां पे समाज के बारे में नहीं मिलता है, लेकिन जब प्राचीन समाज की बात हो रही है, यहाँ पर मुख्य रूप से गुप्त काल का ज्यादा होगा, गुप्त काल और मौर्य काल, इन दोनों का सामाजिक व्यवस्था को आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। यानी गुप्त काल, मौर्य काल को आप डिटेल्स में पढ़ते हैं तो सिर्फ उसके प्रशासन को ही नहीं बल्कि उसके समाज को भी आपको पढ़ना होगा, उसके समाज को भी पढ़ना होगा, तो सामाजिक व्यवस्था आपको वहां पर दिख जाएगा। उसी को यहाँ पर आपको यूनिट 5 में डाला गया है। यूनिट 6 की बात करें तो यूनिट 6 भी आपका जुड़ा हुआ है उन्हीं से, गुप्त काल, मौर्य काल। इस काल में किस प्रकार मंदिर का विकास हुआ, स्तूप का विकास हुआ, मूर्तिकला का विकास हुआ, चित्रकला का विकास हुआ, और इस समय जो कलाकार थे किस किस क्षेत्र में आगे थे, ये करना है। अब यहाँ से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं यूनिट 5 में, यूनिट 5 को देखिए यहाँ पे मिडाइवल का शुरुआत मान लेंगे, यहाँ तक तो प्राचीन था, ठीक है। यहाँ से ऊपर जब हम देख रहे थे ना, यहाँ से जो हमारा ऊपर है सिलेबस, ये आपका क्या है, एंशिएंट है, ये आपका प्राचीन भारत है, एंशिएंट है, ये आपका एंशिएंट इंडिया था, ठीक है। लेकिन एंशिएंट इंडिया यहाँ पे क्या हो गया, क्लोज हो गया, यहाँ से एंशिएंट इंडिया आपका क्लोज हो गया, ये आपका एंशिएंट इंडिया क्लोज।
क्लोज हो गया। अब इधर से जो हमारा हम लोग देखेंगे ना, इधर से आपका मिडाइवल एज शुरू हो गया, मिडाइवल इंडिया, मिडाइवल इंडिया। अब देखिए यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, मोहम्मद गोरी का आक्रमण, ठीक है, मोहम्मद गोरी का आक्रमण। और यहाँ पे एक चीज देखते होंगे आप, मोहम्मद गजनवी का नहीं दिख रहा है, यानी आपके सिलेबस में मोहम्मद गजनवी नहीं है, ठीक है, मोहम्मद गोरी सीधे आ गया, मोहम्मद गोरी आ गया। तो इसके बाद जब हम लोग आगे थे, खिलजी वंश, तुगलक वंश, ठीक है, सैयद वंश, लोधी वंश आ गया, यानी दिल्ली सल्तनत को आपको अच्छे से करना है। मोहम्मद गोरी प्लस दिल्ली सल्तनत, यहाँ का प्रशासन, समाज, ठीक है, स्थापत्य कला जो भी है सर, हर एक चीज, हर एक सेक्शन को आपको देखना दिल्ली सल्तनत का। अब ऑफकोर्स दिल्ली सल्तनत को देख लेंगे, इसी में आपका देखिए अकबर का मनसबदारी, यानी दिल्ली सल्तनत प्लस मुगल। तो यूनिट 6 भी है ना आपका VVI होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा यूनिट 6 यहाँ, क्योंकि एक ही यूनिट में आपको दिल्ली सल्तनत भी पढ़ लेना है और मुगल काल भी पढ़ लेना है, जो कि खुद ही मिडाइवल इंडिया का 80% भाग है, उसको आपको यूनिट 6 में ही डाल दिया है। यूनिट 6 आपको अच्छे से करना है, यूनिट 6 तो बहुत ही अच्छे से क्या, बहुत ही अच्छे से आपको करना पड़ेगा। और देखिए यूनिट 6 में ही हम लोग देख रहे हैं कि इसको यूनिट अलग डालना चाहिए, लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको मॉडर्न भी डाल दिया है, ठीक है। अब देखिए 17वीं 18वीं शताब्दी में भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन, यहाँ पे डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई, उसका भी यहाँ पर इतिहास शुरू हो जाता है, तो उसका भी यहाँ पर इतिहास शुरू हो जा रहा है। तो बंगाल में जो अंग्रेजी शक्तियों का उदय हुआ, उसके बारे में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है, बंगाल में अंग्रेजी शक्तियों का उदय, जिसमें प्लासी युद्ध के बारे में पढ़ना है, बक्सर युद्ध, इसके बाद क्लाइव की दूसरी सूबेदारी, दोहरी शासन प्रणाली, वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस का प्रशासनिक सुधार, लॉर्ड वेलेस्ली, मैसूर का उत्थान वगैरह, यानी मॉडर्न भी है। यानी यूनिट 6 तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ना, अभी तक जो भी हमने यूनिट पढ़ा उसमें यूनिट 6 जैसा इंपॉर्टेंट अभी तक कुछ नहीं है। तो यूनिट 6, ठीक है, मोस्ट VVI हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में मोस्ट VVI है ये, ठीक है। तो यूनिट 6 को जो कर लेगा ना, वो लगभग सिलेबस का अप्रोक्स जितने भी कैसे अधिकतम भाग है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, आपका पूरा मॉडर्न को इसी में डाल दिया है, मैकाले शिक्षा नीति वगैरह। अब देखिए ये उसी यूनिट का भाग है जी, इसी यूनिट का है, यानी यूनिट 6 को ही आपको मिडाइवल और मॉडर्न दोनों का ऐड कर दिया है यूनिट 6 में। और नेक्स्ट क्या है आपका संविधान है, यानी यूनिट 6 ही आपका मेन है। तो यूनिट 6 में आपको देखना है, आप देखिए सीधे संविधान जब बना वहां तक आ जाना है, संविधान जब बना हमारा वहां तक आ जाना है। संविधान बनने की जो प्रक्रिया थी, जो एक्ट थे 1773 से 1935 तक जितने भी रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुए या चार्टर पारित हुए, उन सभी के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। और लास्ट में है भारत का स्वतंत्रता का प्रथम चरण, यानी 1947 में जब आजाद हुआ तो रियासतों का एकीकरण हुआ, विलय हुआ। इसके बाद यानी पंचवर्षीय योजना भी दी गई है, यानी नेहरू युग भी पढ़ लेना है आपको, नेहरू युग भी पढ़ना है, ठीक है, इसका मतलब आपको नेहरू युग भी पढ़ना है, ठीक है, नेहरू एज भी पढ़ना है। और नेहरू युग कब से कब तक है, नेहरू युग आपका 1947 से 64 है, नेहरू युग 1947 से 64 तक है, नेहरू युग 1947 से 64 तक, तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो नेहरू युग यानी देखा जाए तो एंशियंट से स्टार्ट है और पूरे अगर ये 1964 तक का इतिहास है, जितनी चीजें शामिल होनी चाहिए सारी चीजें नहीं, जैसे मैंने कहा और भी सिलेबस हम जब देखते हैं नेट वगैरह का, उससे सिलेबस छोटा है, जैसे आपको महमूद गजनवी का यहाँ पर दिया नहीं गया है, इसी प्रकार बहुत सारी चीजें स्किप है, तो हमें जो स्किप है उसको नहीं पढ़ना, सिंपल जो सिलेबस में है हमको उस पर ही लेकर चलना है, ठीक है। तो इसको हम लोग अब कल से क्या करेंगे ना, हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे बिल्कुल एंशिएंट से, एंशिएंट से कल से क्लासेस स्टार्ट करेंगे। एक क्लास आपको आज MCQ वाला 2 क्लास चलेगा, एक रहेगा आपका MCQ बेस्ड MCQ और दूसरा आपका लेक्चर रहेगा, ठीक है, दूसरा आपका सब्जेक्टिव क्लास होगा, ठीक है, सब्जेक्टिव क्लास होगा। तो 2 क्लास चलेगा कल से आप सभी के लिए। GIC लेक्चर का जिसने फॉर्म भरा इतिहास विषय के लिए, उसके लिए कल से 2 क्लासेस मिलेगी आपको एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे। साथियों अगर आपने फॉर्म भरा है तो आप तो हमारे साथ है ही, जिसने फॉर्म भरा है तो साथ है ही, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप हमारे साथ हैं, और जो चैनल पर नए हैं उसको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि सभी क्लासेस के अपडेट मिल सके, और जो आपके दोस्त हैं मित्र हैं उनको भी आपको सूचित करना है, वीडियो को शेयर करना है ताकि सभी की तैयारी अच्छी हो सके। थैंक यू।
आप सभी का बहुत बहुत आभार एग्जाम फाइटर से जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।